Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. So guys, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का जो ये सेशन है वो CPO स्पेशल है। इसमें वो सारे सवाल हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं जो CPO एग्ज़ाम में आ चुके हैं और फिर से आने के चांसेस हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि CPO में ही सिर्फ ये सवाल आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक ही सवाल होते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन को डिफरेंट एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, लेकिन सबका आंसर जो आता है वो सबका सेम ही होता है लगभग। तो हम यहाँ पे टॉपिक पूरा कवर करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं ताकि वो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखो तो आप सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप अटेम्प्ट ज़रूर करो हर क्वेश्चन को, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। देखिए, गलत हो जाएगा तो वो भी अच्छा है, क्योंकि गलत आपको करना है तो यही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने ज़्यादा सही होने के चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो बेहतर है कि आप यहीं पे अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन को गलत भी होने दें, कोई बात नहीं है, और एग्ज़ाम में आपका क्या होगा, सही होने का चांसेस उतना ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। अंडर मुद्रा बैंक, लोन रेंजिंग फ्रॉम 50,000 टू ₹5 लाख इज़ कैरेक्टराइज्ड अंडर। बताइए, मुद्रा बैंक के तहत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के ऋण को वर्गीकृत किया गया है। किसके अंदर किया गया है? शिशु, किशोर, तरुण और अतुल। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं जो स्कीम से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, इसका आपका जो आंसर है वो है बी, किशोर। अब मुद्रा बैंक के बारे में समझते हैं कि मुद्रा बैंक है क्या। तो मुद्रा बैंक की बात करें तो मुद्रा बैंक है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये बैंक अब करती क्या है, तो बैंक ये क्या करती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उनको पैसे देती है ये। क्योंकि देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी हर किसी को चाहिए, पैसा होगा तभी बिजनेस शुरू हो पाएगा। तो इसका मेन एम क्या है, लो क्रेडिट पे पैसे अवेलेबल कराना लोगों को, ताकि वो अपना काम, अपना धंधा शुरू कर सके। तो अब इसके अंदर जो पैसे का कैटेगरी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले आता है शिशु। शिशु में क्या होता है, 50,000 तक आपको लोन दिया जाता है। अगर आप किशोर की बात करें तो किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन दिया जाता है। और तरुण की बात करें तो 5 लाख से आपके 10 लाख तक लोन दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, अभी अगर 50,000 से 5 लाख तक के बीच का पूछा है तो हो सकता है 5 लाख से 10 लाख के बीच के भी पूछ सकता है कि क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि वो तरुण होता है, और अतुल जो है वो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अतुल तो पहले ही कट गया आपके ऑप्शन में। अब ये तीनों की बात आती है। तो शिशु में सबसे कम पैसा होगा। देखिए, शिशु मतलब छोटा, तो सबसे कम पैसा तो 50,000 तक। किशोर थोड़ा सा बड़ा होगा तो 50,000 से कितना हो जाएगा, 5 लाख। और तरुण क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बड़ा बच्चा हो गया घर का, तो क्या हो गया, 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। What is the meaning of laissez-faire पॉलिसी। तो laissez-faire जो पॉलिसी है इसका क्या मतलब है, फेयर लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर ट्रेड, विड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो देखिए, ये जो पॉलिसी है लेजिस्लेफेयर की, ये पॉलिसी 18th सेंचुरी में ये सामने निकल कर आई थी। इस पॉलिसी बहुत ज़्यादा चलन में चली थी, आप ऐसा कह सकते हो, जिसका मतलब होता है लीव अलोन। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लीव अलोन, अकेला छोड़ दो भाई, लेट यू डू, जो करना है करने दो। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो इकॉनमी में, ताकि बिजनेस अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। देखिए क्या होता है, अगर बिजनेस पे गवर्नमेंट अगर हर समय कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाती रहेगी तो बिजनेस क्या होगा, चलने में परेशानी होगा, बिजनेस को, बिजनेसमैन को बिजनेस करने में परेशानी होगा। तो इसका मेन मुद्दा है लेजिस्लेफेयर पॉलिसी का, ये मेन बात ये कहता है कि भाई मार्केट को अपने अकॉर्डिंग काम करने दो, डिमांड
डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसको काम करने दो, और गवर्नमेंट ज़्यादा आप कह सकते हो बीच में पढ़ के ज़्यादा बातें ना करें या ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ना लगाएं। तो ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, आप ऐसा समझ सकते हो इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर? किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है उनके खरीदने की क्षमता के अनुसार, ना कि ज़रूरत के आधार पर? देखिए आपके पास ऑप्शन है सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट और मार्क्सिस्ट। तो आप बताइए क्या इसका आंसर है। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इकोनॉमिक्स के सवाल आप सही करके ले जाएंगे। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। और देखिए आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है। जहाँ तक अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की है उनसे रिलेटेड पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ सारी की सारी। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और आप डाउनलोड ज़रूर करें। देखिए पीडीएफ क्योंकि आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा तो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी, रेलवे आपके और भी डिफरेंट एग्जाम जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे ये आता है आपका ट्यूसडे आता है, थर्सडे आता है और फ्राइडे सैटरडे आता है, तो आपके ऑल्टरनेट डेज पे आता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट कमाना। देखिए कैपिटल से ही समझ में आ रहा है, पूंजी मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाना मेन इसका मुद्दा होता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका सामने वाला इंसान है जिसको सामान बेचना है हमको, इकॉनमी में जो लोग हैं उनके क्षमता क्या है, वो कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं। अगर वो 20 रुपये का सामान खरीद सकते हैं तो ये कोशिश करेंगे कि 20 रुपये का सामान उपलब्ध कराया जाए, लोगों को अवेलेबल कराया जाए, ना कि 10 रुपये का, क्योंकि 20 रुपये का अवेलेबल कराएंगे तो 20 रुपये का मुनाफा होगा, लेकिन 10 रुपये का कराएंगे तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इनको 10 रुपये कम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करते हैं इकॉनमी में, देखते हैं कि परचेजिंग पावर क्या है, लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है, उसके अनुसार ये सामान को बेचते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिल के काम करते हैं। अब भाई ये सोशलिस्ट क्या होता है, तो सोशलिस्ट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में सारी बागडोर रहेगी इकॉनमी की। ये तय करेंगे कि इकॉनमी में क्या प्रोडक्शन होना है, कितना होना है, क्या प्राइस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट तय करेगी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि आपके प्राइवेट सेक्टर तय करती है कि क्या आपके इकॉनमी में क्या चीज़ें होनी है, कितना प्रोडक्शन होना है, कितना चीज़ें बेचना है, हमें कितना रुपए में बेचना है। और मिक्स्ड में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलके फॉलो करते हैं, दोनों मिलके तय करते हैं चीज़ों को। और जब मार्क्सिस्ट की बात करें तो मार्क्सिस्ट देखिए एक तरह की फिलॉसफी है। इसमें यह कहना होता है कि कैपिटलिस्ट तब फलता फूलता है जब वर्किंग क्लास, जो लेबर लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह जो भी लेबर हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तब कैपिटलिस्ट फलता है, फूलता है। और इसका मानना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल पे वर्कर्स का क्या होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी और का कंट्रोल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्ट हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी है। यहाँ सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर तय करते हैं कि आपका इकोनॉमी में कितने प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, किस प्राइस पे बेचा जाएगा और सारी चीज़ें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड। आपके डिराइव्ड डिमांड के एग्जाम्पल क्या है, राइस, क्लोथ, ब्यूटी प्रोडक्ट और सीमेंट। तो बताइए क्या है डिराइव्ड डिमांड।
देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डिराइव डिमांड का तो आपका इसका आंसर ज़रूर सही होगा। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए अगर डिराइव डिमांड की बात करें तो ये ऐसा डिमांड होता है कि जिससे कि मतलब अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रहा है इकॉनमी में तो उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट का भी डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। अगर किसी फाइनल गुड्स का डिमांड अगर इकॉनमी में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से इस फाइनल गुड को बनाने में जो भी सामान का इस्तेमाल हो रहा है उसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आप कह सकते हो जिसको फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। जो और भी डिफरेंट जो सामान होते हैं, जैसे चाय को बनाने में किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, टी को बनाने में आपके चाय पत्ती का, राइट, और किस चीज़ का, दूध का, पानी का, पानी भी लोग डालते हैं चाय में, और चीनी का। तो इन सब का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या इस्तेमाल हो जाएगा, ये जो सामान है आपके चाय, टी हो गया, आपके चीनी हो गया, शुगर हो गया, आपका ये पानी हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा जिसको जो फाइनल गुड्स को बनाने में, जो चाय को तैयार करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज़ होगा अगर फाइनल गुड्स का डिमांड इंक्रीज़ होगा। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चाय की डिमांड बढ़ेगी तो चीनी की डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो देखिए किसका डिमांड बढ़ेगा, क्या राइस का बढ़ेगा, तो राइस तो एक इंडिपेंडेंट डिमांड है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लोथ्स का बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये भी एक इंडिपेंडेंट डिमांड है। ब्यूटी प्रोडक्ट भी इंडिपेंडेंट डिमांड है। तो ये सब कुछ तो कट गया, क्या बच गया, सीमेंट। देखिए अगर घर बनाने का डिमांड बढ़ जाए तो सीमेंट का डिमांड बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क के सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो सीमेंट का डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सीमेंट से ही कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या हो गया, सीमेंट हो गया। तो डिराइव डिमांड क्या होता है, डिमांड राइज एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक गतिविधि का गठन नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है क्वेश्चन है, मतलब इसका ऑप्शन है ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, ए टीचर टीचेस स्टूडेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, ए टीचर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज रेजिडेंस। देखिए अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये अगर आपको क्लियर होगा तो आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका आंसर है, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। टीचर क्या है, टीच कर रहा है अपना ही बच्चा को घर पे। देखिए सबसे पहले समझिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मॉनेटरी टर्म में हमेशा इसको कैलकुलेट किया जाएगा। मनी मतलब इसका मनी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो है मनी। आपको बदले में क्या मिलेगा, पैसा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है मनी से, मतलब जहां आप पैसा कमा पा रहे हो तो वो चीज़ें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो देखिए पहला ऑप्शन है टीचर टीच कर रहा है स्टूडेंट को क्लास में। तो क्लास में टीच कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रहा होगा अगर वो स्कूल में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो देखिए ये ऑप्शन तो कट गया आपका। फिर बात आया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। देखिए सर्व शिक्षा अभियान में ये बोला गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एजुकेशन ज़रूरी है, ये इनका फंडामेंटल राइट है। तो जो फंडामेंटल राइट जब 21A के अंतर्गत जब आपका राइट टू एजुकेशन डाला गया 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए, तो इसको अप्लाई किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट है, इसको सही तरीके से लागू किया जा सके, बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो देखिए जो टीचर इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ा रहा होगा तो क्या वो पैसे नहीं चार्ज कर रहा होगा, कर रहा होगा। गवर्नमेंट अगर किसी टीचर को अपॉइंट कर रही होगी तो उसको पैसे दे रही होगी, तो ये ऑप्शन भी कट गया, मतलब मनी के टर्म में उसको पैसे मिल रहे हैं।
फिर बात करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज रेसिडेंस। तो मतलब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंसल्टेंसी का, लोगों को सेवाएं दे रहा है, कोई परामर्श दे रहा है, तो उसका भी ये चार्ज कर रहा होगा। आप कंसल्टेंट से जा करके किसी चीज़ के बारे में कोई अगर एडवाइस लेते हो तो वो आपको चार्ज करता है कुछ पैसे, तो ये भी मनी टर्म में ये क्या होगा, गलत हो गया। अब आता है लास्ट ऑप्शन आपका, टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। अपने घर में टीचर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो क्या उसको इसके बदले पैसा मिल रहा है? क्या वो अगर आप अपने अगर आपके पापा अगर आपको पढ़ाएंगे तो क्या आप पापा को पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। तो क्या हो गया, इसमें मनी टर्म में तो कुछ मिला नहीं, तो ये क्या हो गया, ये कट गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमीज इज वन विच, तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जिसका कोई भी व्यापार नहीं है बाहर की कंट्री के साथ। डज नॉट पजेस एनी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का कोई साधन नहीं है। डज नॉट हैव ए कोस्टल लाइन, तटीय रेखा नहीं है। या फिर इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का सदस्य नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकॉनमी। तो बताइए इसका सवाल का आंसर क्या होगा? क्लोज्ड इकॉनमी आप किसको बोलोगे? देखिए क्लोज्ड इकॉनमी से ही समझ में आ रहा है बंद अर्थव्यवस्था, मतलब ना तो कुछ अंदर है ना तो कुछ बाहर जा सकता है। देखिए इसको भी आप क्या करो, एलिमिनेशन मेथड से यूज करो। देखो पहला है, आप देखो डज नॉट पजेस एनी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। क्या क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब ये होगा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का कोई साधन नहीं है, कि परिवहन आपका बाहर या अंदर नहीं आ सकता है, मतलब आपका परिवहन बाहर नहीं जा सकता, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप अपने सामान को बाहर भेजो या बाहर का सामान अंदर आए, तो ये तो गलत हो गया। देखिए ये तो हो नहीं सकता। कोस्टल लाइन का तो सवाल ही नहीं होता, क्लोज्ड इकॉनमी का कोस्टल लाइन से क्या मतलब है। फिर दूसरा बोलता है यूएनओ का मेंबर नहीं है तो क्लोज्ड इकॉनमी नहीं होगा, तो ये भी सवाल गलत है, क्योंकि देखिए यूएनओ क्या है, यूएनओ जो है वो आपका 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये क्या था, ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया जा सके, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में पीस रखा जा सके, सिक्योरिटी रखा जा सके, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा दिया जा सके, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सके आपका कंट्री का, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये सब यूएनओ का मेन आपका क्या था, मुद्दा था, मेन इसका काम ये था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये था, तो ये भी गलत हो गया। तो बच क्या गया आपका ट्रेड वाला पार्ट, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे कंट्री से कोई व्यापार नहीं होगा। देखिए इकॉनमी क्लोज तब होगी जब ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, बाहर किसी भी सामान का बाहर होना, मतलब बाहर भेज रहे हो आप किसी सामान को। एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट, एक्स से समझो एग्जिट, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है आपका वो पहला दो टर्म ले लो, एक्सपोर्ट तो एग्जिट मतलब बाहर जा रहा है सामान, और इंपोर्ट मतलब बाहर का सामान अंदर आ रहा है। तो ना तो आप अंदर से कोई सामान बाहर जाएगा आपका, ना बाहर से कोई सामान अंदर आएगा, तो ये होगा क्लोज्ड इकॉनमी। तो बेसिकली ये ट्रेड से रिलेटेड होगा। जब भी हम इकॉनमी की बात करेंगे तो क्लोज्ड इकॉनमी वो हो जाएगा जहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है बाहर की कंट्री से, ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है, अंदर से कोई बाहर आ जा रहा है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी है। इकॉनमी किसी बाहरी दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं है अपने किसी भी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। सी वाटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, फ्री गुड्स और नॉर्मल गुड्स। तो बताइए सी वाटर और फ्रेश एयर को आप किस कैटेगरी में रखोगे, कौन से गुड्स की कैटेगरी में रखोगे? देखिए ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए इसका आंसर है सी, फ्री गुड्स में। देखिए सी वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको, फ्रेश एयर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसमें पैसे तो लग नहीं रहे हैं आपके, तो फ्री में अवेलेबल है तो फ्री गुड्स हो गया।
अब बात करते हैं कि गिवन गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है। देखिए अगर आप नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर डिमांड आपका इनकम इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मली चीज़ें चलेगी इसमें। अगर आप इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका डिमांड अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो इसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। देखिए इन्फीरियर से ही समझ में आ रहा है कि घटिया गुड है, मतलब ज़्यादा आप उसको यूज़ करना पसंद नहीं करोगे, तो इसका क्या होगा, हुज डिमांड ड्रॉप्स विद इनकम इंक्रीज। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड क्या होगा, उस गुड्स का कम हो जाएगा। जैसे आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ब्रांडेड क्लोथ्स। ठीक है, ब्रांडेड सामान कब लोग ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे, जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रांडेड सामान बेसिकली क्या होते हैं, महंगे आते हैं। तो क्या होगा, आपके पास इनकम ज़्यादा होगा तो आप ब्रांडेड क्लोथ ज़्यादा पहनोगे तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका, तो वो इन्फीरियर गुड्स में तो आएगा नहीं। समझ रहे हो आप, लोकल जो क्या होगा, लोकल कपड़े पहनना बंद कर दोगे तो लोकल कपड़े का क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा जब आपका इनकम इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो आप, ब्रांडेड का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो गया। ये हो गया आपका इन्फीरियर गुड्स। अब बात करते हैं गिवन गुड्स की। अगर आप गिवन गुड्स के बारे में समझो तो पीपल कंज्यूम मोर ऑफ एज द प्राइस राइजेस एंड वॉइस वर्सा। अगर इसका प्राइस इंक्रीज होता है, गिवन गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी इंक्रीज होता है। ये एक लौता गुड्स है जिसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है। और सब गुड्स में क्या होता है, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन गिवन गुड्स में जस्ट ऑपोजिट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसका बेसिकली आप नेसेसिटी गुड्स से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। मान लो कोई अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब है, वो मीट भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है और भी अदर चीज़ खा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मीट का प्राइस, आपका जो ब्रेड है वो क्या है, इसके लिए नेसेसिटी है, इसको खाना ही है, चाहे वो और कुछ खाए चाहे ना खाए। तो ब्रेड का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो भी उसको ब्रेड को क्या होगा, खाना पड़ेगा। उसका प्राइस इंक्रीज हो घटे बढ़े कोई मतलब नहीं है, उसको ये खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप गिवन गुड्स को समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, कितनी है इंडिया में, 10, 14, 12 और 32। बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इसका आंसर है 12। अभी प्रेजेंटली 2020 की बात करें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, जिसका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक मतलब 50% से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है 50% से ज़्यादा शेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स फॉल इट्स डिमांड। जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड क्या होगी, बताइए, राइज होगा, फॉल होगा, रिमेन कांस्टेंट, कैन बी एनी ऑफ द एबव, कुछ भी हो सकता है इन सब से। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल फंडा चलता है इकोनॉमिक्स का, अगर इसका प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइज होगा, क्योंकि प्राइस क्या होगा, फॉल हो रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मीन्स। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो वहाँ पे अन्य चीज़ें स्थिर है, इसका क्या मतलब है, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, इनकम जो है कंज्यूमर का वो चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज, प्राइस जो है अदर गुड्स का वो चेंज नहीं हो रहा है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, टेस्ट जो है कंज्यूमर का वो भी चेंज नहीं हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बताइए लॉ ऑफ डिमांड किससे रिलेटेड है यहाँ से, अदर थिंग्स जो कांस्टेंट जो हम बोलते हैं जब डिमांड में बढ़ रही है लेकिन अदर थिंग आपका कांस्टेंट है तो उस चीज़ में क्या होगा। देखिए जब अदर थिंग कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस तो घट रहा है,
प्राइस आपका बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो आप इनकम जो मान लो कंज्यूमर का, या प्राइस मान लो अदर गुड्स का। मतलब एक गुड्स का तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरे जो और गुड्स है उसका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। टेस्ट जो होगा कंज्यूमर का उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब और सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, प्राइसेस में मतलब चेंजेस हो रहा है बेसिकली, लेकिन और सारी जितनी भी और चीज़ें हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है। सो गाइज, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। शेयर किया करो दोस्तों से कि हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट अब परसों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।